समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई कहानी। सितम की छाहों में सर झुका के कभी जवानी नहीं चलेगी। और किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल, किसी की जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नज़र मिलाओ, वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा देश बदल रहा है और इस बदलते देश में छात्र सड़कों पर हैं, लाठियां खा रहे हैं और सत्ताधारी महलों में बैठे हुए हैं और बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों छात्रों और सरकार के बीच में इतना गैप आ गया है? क्यों देश भर में माहौल बनाया जा रहा है? क्या दूसरे मुद्दों को दबाने की कोशिश है? करेंगे बात। उदय प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कवि रहे हैं, सांसद रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM। बहुत धन्यवाद आपका। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। तो आजकल जो हो रहा है, हम सब यानी हमारी समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी, राम मनोहर लोहिया जी, मुलायम सिंह यादव जी, मोहन सिंह जी, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए सब स्टूडेंट यूनियन की पैदावार है। स्टूडेंट यूनियन से तो स्टूडेंट यूनियन जो थी वो लोकतंत्र की शिक्षा देती थी। ये अजीब सरकार है, इसने स्टूडेंट यूनियन पे अगर बच्चे अगर अपनी बात कहने आए हैं, और वो भी बात ये कि हज़ारों बच्चों की तकदीर पे असर पड़ रहा है उसका, जो जिस तरह से 150 से ज़्यादा इम्तहानों में पर्चा लीक हुए हैं, और उससे कितने बच्चों के कैसे कैसे बच्चों ने मेहनत करके पैसे लगे जुटाए होंगे, गरीब बच्चों ने, और वो सब बेकार चला गया। तो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो इस बात को लेकर अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। लोहिया जी तो कहते थे कि जब सड़कों में प्रदर्शन बंद हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। तो उस हिसाब दृष्टि से देखें तो ये प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ है। उनको तकलीफ़ है, वो अपने कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिपक्ष में, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से मिलके लोकतंत्र बनता है। प्रतिपक्ष कोई उनका दुश्मन नहीं है सत्ता पक्ष का, वो उनका सलाहकार है। और चूँकि लोकतंत्र में जवाबदेही होती है, आंसरेबिलिटी जो है मुख्य बात है, आधार है लोकतंत्र का। तो जो प्रश्न किए जाएंगे जनता की तरफ से वो कौन करेगा? वो 3 आदमी करते थे। मीडिया करता था, या करता था प्रतिपक्ष, और या करता था साहित्यकार। इन्होंने क्या किया है, साहित्यकारों को धमका के ऐसा कर दिया है कि अब कोई बोलता वालता नहीं है। प्रतिपक्ष को ये बदनाम कर रहे हैं, उनको गुंडा बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, ये विदेशों से पैसा आ रहा है, ये आरोप लगा के इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। तो ये एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें शासन करना नहीं आता। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि लोहिया जी ने किसी आंदोलन का आह्वान किया था, उसमें जनेश्वर मिश्रा जी जेल चले गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी इसको समझे, और ये बच्चे ज़रूर समझें कि सरकार में और पहले वाले में क्या अंतर था। तो उस वक्त कमलापत त्रिपाठी जो थे शिक्षा मंत्री थे, तो लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डेट निकल गई, ये जेल से तब छूटे, 1-2 दिन पहले निकल गई थी। तो लोगों ने कहा कि कमलापत त्रिपाठी अगर चिट्ठी लिख दें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो कमलापत त्रिपाठी के पास गए, तो उन्होंने पूछा काय के लिए तो आपको विलम्ब हो गया? बोले हम जेल गए थे आपके खिलाफ आंदोलन करते हुए। तो वो वहाँ से, और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी।
हालांकि सीनेट ने ये कहा कि शिक्षा मंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो वाइस चांसलर को किसी के एडमिशन करने या न करने का की सम्मति दे, क्योंकि ये सोल प्रेरोगेटिव है वाइस वीसी का या प्रिंसिपल का होता है। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री ने लिखा था तो उनका एडमिशन हो गया। उन्होंने सोचा सीनेट ने कि अभी लड़का 2-1 दिन की बात है, लड़का जेल गया था, बड़ा है नाम तो था उनका, तो एडमिशन हो गया वो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर कांग्रेस को काले झंडे दिखाने के लिए आह्वान किया लोहिया जी ने, तो जनेश्वर मिश्रा जी कमलापत त्रिपाठी के ही सामने पहुंच गए काला झंडा लेके। तो उन्होंने पूछा तुम वही हो जिनका हमने एडमिशन कराया था? बोले हाँ हम वही है। तो बोले ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ये लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र। इस लोकतंत्र से आज की तुलना कर लीजिए। बच्चे क्या चाहते थे? आप लाखों बच्चे जो है उन्हें हटा रहे हैं, एक शिक्षा मंत्री को नहीं हटा सकते। एक आदमी को हटाने से इनको अपने आप ही हट जाते। मांग तो वही है उनकी। तो कितनी उल जलूल इनका डिसीजन है। और जो सोनम वांगचुक से बात भी की, उनका अनशन तोड़वाया, उसमें भी आश्वासन नहीं दिया है कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे। मतलब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, बाकी सारी बातें घूम घाम के हो जाएंगी। इनके मन में देखिए, इनका चिंतन जो है वो आरएसएस से चलता है, नागपुर से। और इनके दिमाग में जो हिंदू राज्य बनाने की बात है वो हिंदू राज्य नहीं है, वो तानाशाही बनाने की बात है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, गोलवलकर जी ने तो एक किताब लिखी है, उसमें हिटलर की बड़ी तारीफ़ की है और हिटलर के नाजीवाद की बड़ी तारीफ़ की है और मोहम्मदवाद की बड़ी तारीफ़ की है। इनके एक दूसरे नेता थे शिवराम मुंजे, वो इटली में जाके मुसोलिनी से मिले थे कि हम कैसे इसको रेजिमेंटेशन कैसे कर सकते हैं बहुमत हिंदुओं का। तो ये इसके लिए, और उनकी डायरी में सब नोट भी है ये। तो इनके मन में तानाशाही बनाने की बड़ी कामना है। तो ये वो उस तानाशाही को बना नहीं पाए अभी, जो हार गए। नहीं तो अगर 400 से ऊपर निकल जाते तो ये बदल देते संविधान बदल नहीं पाए। तो अब वो संविधान नहीं बदल पाए, उसकी जो खिसियानी बिल्ली जैसे खम्बा नोचती है, तो उसका जो कोई अगर अपनी बात कहता है तो उसको नक्सलाइट कह देंगे, उसको अर्बन नक्सलाइट कह देंगे, उसको कह देंगे विदेश फंडिंग कह देंगे, पाकिस्तानी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। असल में क्या है जो आपने अभी बात कही कि असली मुद्दों को छुपाने के लिए ये एक नकली मुद्दे पर डटे रहे सब लोग, इसी पे बात करता रहा पूरा हिंदुस्तान कि ये बच्चे सही हैं कि ये सही हैं। बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। दूसरी बात यह है कि आज तक इंग्लैंड के इतिहास में किसी भी नेता विपक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि नेता विपक्ष ही माना जाता है कि वो जो कहता है उसकी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरी होती है इंग्लैंड में। और वो उसको मंत्री पद मिला होता है, जो वही सुविधाएं जो मंत्री को मिलती हैं। चर्चिल के एक बार वहाँ पर चर्चिल के बारे में किसी ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, तो किसी आदमी ने कह दी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मूर्ख है। तो ये बात संसद में उठी कि भाई प्राइम मिनिस्टर को मूर्ख कहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ये गलत है, नेता विपक्ष ने कहा। तो जो चर्चिल ने जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उसने मुझे मूर्ख कहा। ये एक सीक्रेट था देश का, जो वार के समय में उन्होंने एक गुप्त भेद था, उसको सार्वजनिक कर दिया। तो कितना मुस्कुरा के जवाब दिया और उसको छुड़वा दिया। ये असल में लोकतंत्र ये है। अब लोकतंत्र तो 150 देश कहते हैं दुनिया के कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन सबका स्तर अलग अलग है। नेपाल के लोकतंत्र के स्तर से आप इंग्लैंड के लोग, आप हिंदुस्तान के या इंग्लैंड के मिला सकते हैं? नेपाल और लंका से आप नीचे चले गए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जो इसको रेटिंग एजेंसी है उसने कहा है कि जब से मुसलमानों को धमकाया जा रहा है और जिस तरह से आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, तो इनका लोकतंत्र का जो ग्रेड है वो बहुत नीचे आ गया है। यानी सन 14 से लेके करीब 25 नंबर नीचे हम आ गए हैं। तो ये कोई हम थोड़ी कह रहे हैं,
ये तो जो लोकतंत्र की रेटिंग कर रहे हैं वो विश्व स्तर पर, वो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हालत बहुत बिगड़ती चली जा रही है। अच्छा, ये तो हो गई राष्ट्रीय स्तर की बात। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। 2027 में चुनाव भी होना है। उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी जिस तरह से मतलब उसको भी तोड़ने की प्लानिंग है पूरी, तो शिक्षा के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे स्कूल्स पहले ही बंद कर दिए गए हैं। योगी जी को कहा जाता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, मोदी जी के वो उत्तराधिकारी हैं। तो अगर योगी जी उस लेवल पर पहुंच गए, जब इस लेवल पर ये काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? और जो जौहर यूनिवर्सिटी वाला पूरा मुद्दा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो वहाँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अपनी पार्टी का मामला है, कौन बने कौन, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तो कोई बन जाए उससे बने नहीं। लेकिन जो काम जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंगों को गिराने की बात की है और जो बहाना बनाया है कि वहाँ पर उन्होंने वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली थी। ये हास्यास्पद है क्योंकि तब रामपुर वो यूनिवर्सिटी, ये रामपुर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बनी 22 में, और ये बिल्डिंगें बन चुकी थी 10 साल पहले। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं। ऐसी 38 बिल्डिंगों को गिरा रहे हैं ये बहाना लेके कि वो नहीं थी, जबकि उस वक्त पंचायत थी और तब ये नियम थे ही नहीं। अच्छा, एक कानून में एक कंपाउंड एक प्रोविज़न है कि ऐसी अगर कोई है कि पहले नहीं लिए है परमिशन और वो एजुकेशन है, तो फिर उसको आप उनसे कुछ जुर्माना लेके और उनको छोड़ सकते हैं। आपके जो धारा 1945 है संविधान की, उसमें लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक तत्व। उसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा को प्रमोट करने के लिए सरकार जो करेगी इसको जो कर सकती है इसको करे। तो उच्च शिक्षा की एक यूनिवर्सिटी को बजाय उसको बचाने के, ये उसे गिराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और असल में क्योंकि उससे आजम खान का नाम जुड़ता है। आज सिर्फ आजम खान सिर्फ नहीं, आप याद करिए कि आप जिन योगी जी की बात कर रहे हैं वो 2 बार कह चुके हैं विधानसभा में कि हम समाजवाद में विश्वास नहीं करते। समाजवाद सिद्धांत के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ हो तो बने रहें, लेकिन समाजवादी सिद्धांत के खिलाफ, जिसे गांधी मानते थे, जिसे लोहिया मानते थे, जिसे अंबेडकर मानते थे, जिसे भारत का संविधान मानता है, उसके खिलाफ है। इन्होंने 2 बार कहा कि न हम सेकुलरिज्म मानते हैं, न सोशलिज्म मानते हैं, हम डेमोक्रेसी मानते हैं। अब ये मूर्खता है, या तो वो खुद मूर्ख हैं या हमें मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी और ये सब अन्योन्याश्रित हैं। दे आर बेस्ड ऑन वन सिंगल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड मैन। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी का नाम जो है वो डेमोक्रेसी है, सोशल इक्वलिटी का नाम सोशलिज्म है, और सेकुलर इक्वलिटी का नाम, रिलीजियस इक्वलिटी का नाम सेकुलरिज्म है। तो इक्वलिटी है मुख्य बात, और ये इक्वलिटी के खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को वो दर्जा नहीं देना चाहते जो हिंदुओं को है, जबकि इसमें इस देश में हिंदू राष्ट्र अपने आप ही है। यहाँ का राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक 99.9% हिंदू है। क्या ज़रूरत है इसकी करने की? सिर्फ वही जो हिटलर की जो बहुमतवाद था, जो डेमोक्रेसी के ठीक उल्टा है, उस पर चल रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, नंबर 1। और ये इसके नतीजे क्या हैं कि बात भौतिक जो 38 बिल्डिंगें गिर जाएंगी उसकी नहीं, गिरा तो नहीं पाएंगे, ये तो आप समझिए। लेकिन उनको वही जो आपने अभी बात कही थी कि मुद्दा वो ऐसा उठाते हैं जिससे कि असली मुद्दे दबे रहे। अब इस मुद्दे के नीचे असली मुद्दे दबे हुए हैं, महंगाई दबी हुई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए वो दबी हुई है, 50,000 स्कूल, कितने 150 से ज़्यादा, कई हज़ार स्कूल बंद कर दिए हैं। वो सब मुद्दे अब कोई नहीं उठा रहा। अब तो ये उठा रहे हैं कि बिल्डिंग वो कौन सही है, सरकार सही है कि जौहर यूनिवर्सिटी सही है। तो ये बदलने की तरीका है उनका। लेकिन असली बात क्या है कि उन्हें खुंस जो है वो समाजवादी पार्टी और आज़म खां से है, और इस मुद्दे में दोनों आ जाते हैं, तो एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस पर ज़्यादा वो जोर दे रहे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो हिंदूज़ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन हिंदू इसकी बात करती है, राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया
और ये लोग खामोश बैठे हुए। राम मंदिर की बात बाद में करूँगा। पहले तो जौहर यूनिवर्सिटी की जो आप बात कह रहे हैं, उसमें जौहर यूनिवर्सिटी में जितने हिंदू लड़के हैं उतने मुसलमान लड़के नहीं हैं, नंबर एक। और जितने हिंदू लड़कों को रियायतें दी गई हैं उतनी ही मुसलमान लड़कों को रियायतें दी गई, उसमें कोई नहीं है। तो शिक्षण संस्थान है उसमें नहीं, आजम खान ने ये कह के कहा था कि ये गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहेगा, ये कह के उन्होंने, इसलिए हिंदुओं को ज़्यादा उसमें सुविधाएं दी जाती हैं। तो उस वो गंगा जमुनी तहजीब भी उनके आंखों में खटकती है। तो इसलिए ये मुद्दा उनके लिए तो जीवन और मरण का सवाल है उनके लिए। लेकिन ये उनकी जो लोकतंत्र के प्रति जो अनास्था है उसका भी प्रतीक है। ये संविधान का अपमान है, उस जौहर यूनिवर्सिटी का अपमान नहीं है। और राम मंदिर में जो कुछ राम मंदिर में जो कुछ हुआ उस पर हम इसलिए नहीं बोल रहे कि ये, मैं तो इसको मुद्दे को मानते ही नहीं है। वैसे ही अगर मतलब ये नहीं चुरा ले जाते तो कौन सा वो काम कर रहे थे। ये जो बंगाल में पैसा, लोग, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि जो बंगाल में पैसा खर्च हुआ है चुनाव में, काला पैसा, और जो बिहार में खर्च हुआ है वो सब राम मंदिर का हुआ। तो यानी बड़े लोग ले जा रहे थे, ये छोटे लोगों को जो है वो फंसवा दिया है जिससे कि उधर ध्यान चला जाए। लेकिन वो इतना पैसा जो आ रहा था, करोड़ों के जेवरात थे, सोना था, सिल्लियाँ सोने की और चांदी की, वो चली गई और पुलिस बनी रही और किसी को भनक नहीं पड़ी और आज तक नहीं पता है कहाँ चली गई। वो भी वो लोग ले गए। तो ये इसमें बड़े मगरमच्छ हैं, लेकिन छोटी मछलियाँ फंसा दी गई हैं। अच्छा, ये बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता है कि जो चौकीदार है असल, जिस पे जिम्मेदारी है सारी, उसको निष्पक्ष बता दिया जा रहा है, उसको निष्कलंक बता के उसको छोड़ दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, वो आपको भी पूछना चाहिए, सब पत्रकारों को पूछना चाहिए, ये सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? जो मेन हेड है चंपत जो राय। मेन हेड है चंपत राय नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, जिन्होंने वो खड़ा किया और फिर लोगों से कहा कि आप दर्शन को आओ और चढ़ावा चढ़ाओ। दर्शन को आओ माने क्या था? वो उनको एकत्रित किया। और मैं तो इसको कहता हूँ कि ये एक सुनियोजित योजना के तहत वहाँ मंदिर बनाया गया, फिर उस पर चंदा चढ़वाया गया, फिर उस चंदे की चोरी की गई। ये अलग अलग टुकड़ों में से मत देखिए, इसे जोड़ के देखिए तो आपको एक नई कहानी पता चलेगी और उसमें लगेगा कि बड़े लोग ही इसमें जिम्मेदार हैं। और आप गृह मंत्री को पता नहीं है ना, यहाँ पे जो आपके जान बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर एक सादा वर्दी में, सादा कपड़ों में, डंडा लिए हुए पुलिस के नाम से वो लोग कर रहे हैं। वो कौन है वो लोग? ये मैं तो चैनल में सुन रहा था, लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे, उनके पास डंडे भी थे। और जिस तरह से निर्ममता से किया है, ये लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। और इसके टोटल जिम्मेदार दो आदमी हैं, एक मोदी जी और अमित शाह जी। और प्रधान उनको तो इस्तीफा अपने आप दे देना चाहिए अपनी इज्जत के लिए। माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था जब वो वायुयान मंत्री थे, वायुयान का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, आपने इतनी लंबी राजनीति देखी है, इतने वर्षों तक देखी है, मतलब एक होता नहीं है कि अगर हम पे सवाल उठ रहे हैं तो हम, मतलब आडवाणी जी ने भी दे दिया था, उन पे सवाल उठे, इन्हीं की पार्टी के जो चरित्र रहा है पिछला, उसी से ये लोग बदल गए हैं क्या? बिल्कुल, मतलब डटे हुए हैं कि नहीं देंगे। आपने राम मंदिर पर जो अटल बिहारी वाजपेयी का लोग आजकल कोट कर रहे हैं, उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा था कि अगर चोरी हो जाए और कुत्ता न भौंके तो समझ लो कुत्ता चोरों को पहचानता है। ये सुना होगा आपने। ये राम मंदिर के लिए कहा कि आप पुलिस कैसे चुप बैठी रही, कि कितना बड़ा व्यंग है इनके ऊपर। और एक बार अटल जी ने कहा था, जब वहाँ दंगा हुआ था गुजरात में, तो मैं इनके लिए कहा था, मोदी जी के लिए, कि राजधर्म निभाना भी ज़रूरी है, ये राजधर्म नहीं है। तो वो बात दूसरी थी। हमने तो आडवाणी जी को और नेताजी को, मुलायम सिंह जी को उसमें सेंट्रल हॉल में बात करते हुए देखा, दोनों मिले, नमस्ते हुई। तो आडवाणी जी ने कहा, मुलायम सिंह तुम कितने अच्छे लगते हो, कितने विनम्र हो, लेकिन हमें गिरफ्तार करने में आप बड़े सख्त हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका आदर करता हूँ
और बहुत आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह का दोबारा हरकत करेंगे तो मैं दोबारा आपको अरेस्ट करने की कोशिश करूँगा, कर पाऊँ कि न कर पाऊँ। ये होता था। तो इस तरह की राजनीति थी उस समय। बीजेपी के भी लोग, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कई दफ़े बहुत विरोध किया ये कम्युनलिज्म का। तो एक दफ़ा उनसे पूछा गया, जब राम मंदिर का जब झगड़ा चल रहा था कि अयोध्या के झगड़े के बारे में उनके साथ था, तो उनसे पूछा गया कि ये बताइए आप, एक किसी कमेटी से हम लोग लौट रहे थे, ये कि बताइए कि आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो, जैसे वो बोलते थे, उनकी आदत थी, राम मंदिर तो ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन फिर आँख बंद कर ली, लेकिन भारत माँ का मंदिर नहीं बिगड़ना चाहिए। अब इस वाक्य को कौन नहीं मानेगा? मुझसे पूछा लोगों ने, तो मैंने कहा मैं अटल जी के वाक्य से 100% सहमत हूँ। बात भारत माँ के मंदिर के बिगड़ने की, मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत माँ का, ये भारत माँ के मंदिर को बिगाड़ रहे हैं, बस इतना ही फर्क है उनमें और इनमें। आपको कोई उम्मीद लगती है? उम्मीद तो देखिए, एक बात बताएं, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। और परिवर्तन को आज ही मैंने एक दोहा लिखा है कि नन्हे नन्हे दियों ने मिलके नन्हे दिए जब मिलके हवाओं से लड़ गए। आज मैंने फेसबुक पर डाला है, नन्हे दिए जब मिलके हवाओं से लड़ गए, आंधी के पांव अपनी ज़मीं से उखड़ गए। तो पांव तो उखड़ चुके हैं आंधी के, और नन्हे दिए अपने जल रहे हैं। जो भीड़ लग रही है, इन्होंने 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, उसके बाद भी लाखों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। कैसे पहुँच रहे हैं? पैदल पहुँच रहे हैं, साइकिलों से पहुँच रहे हैं। इसे रोक लेंगे क्या ये? अच्छा, जो जेनजीज हैं उनको लेकर बहुत सारे भ्रम कि ये अपने मतलबी हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जेनजीज को लेकर जो प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हो रहा है, जो जेनजीज ने अपना जोश दिखाया है, या जेनजीज निकल कर सामने आया, सरकार से बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मांग रहे हैं कि भाई हमको ये इस बात पे रिज़ाइन चाहिए या फिर ये चाहिए, उसको आप किस तरह से, उस जोश को किस तरह से, वो कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं? नहीं, पुराने ज़माने में जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय जो जोश खरोश था, वो इससे कम नहीं था। लाखों लोग जेल में चले गए थे, और उसका नतीजा जो हुआ वो भी हमें। और जब इन्होंने आरक्षण लगाया था, तब भी बहुत इसी तरह से आरक्षण के फेवर में भी और विरोध में भी, क्योंकि बिना चर्चा किए किया गया था। तो लेकिन युवकों को आप इस तरह नहीं सकते। अगर बांग्लादेश में जो अभी जो हुआ, वो किसने किया? लंका में हुआ, वो किसने किया? नेपाल में हुआ, वो किसने किया? और यहाँ कोई बुड्ढे करने आएंगे? यही नौजवान करेंगे। लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, गांधीवाद को हम जो है फॉलो करते वो हैं। लोकतांत्रिक देश थे। उनका रेट आपसे आपके बराबर ही है, लगभग ही आसपास है। वो ऐसा बात नहीं है। लोकतंत्र जब बिगड़ जाता है तो वो ओलिगार्की कहलाता है। ओलिगार्की के में ये होता है कि चंद लोग ही सारे फैसले लेते हैं। इस देश में भी चंद लोग, इतने लाखों लोग कह रहे हैं, प्रतिपक्ष कह रहा है, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, सब पूरी संसद कह रही है कि पहले इस्तीफा दे दो, उसके बाद चर्चा कर लो। वो कह रहे हैं कि पहले चर्चा कर लो तब इस्तीफा देंगे। अब एक आदमी के इस्तीफे के पीछे सिर्फ ये अहंकार है। लोकतंत्र अहंकार से नहीं चलता है, लोकतंत्र मेलजोल से चलता है। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे तो कल को लोग आएंगे कि वित्त मंत्री का भी इस्तीफा दो, या फिर तमाम शिक्षा जो रक्षा मंत्री उनका भी इस्तीफा लो, गृह मंत्री का भी इस्तीफा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सरकारें क्यों बदली जाती हैं? इसीलिए बदली जाती हैं। अगर 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 आज चुनाव करा लें तो ये इनमें से एक भी नहीं लौटेगा। और अगर ये इस्तीफा ले लेते तो कुछ नाराज़गी कम होती जनता की। ये जनता की नाराज़गी बढ़ा रहे हैं। इनका सपना बड़ा हो तानाशाही का, लेकिन हिंदुस्तान में तानाशाही इन ऐसे नौजवानों के बीच रहते हुए ये कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल 2027 के चुनाव को लेकर कि क्या तस्वीर आप अभी से देख रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं। देखिए, ऐसा है कि मौसम पे भविष्यवाणी आदमी कर सकता है, लेकिन राजनीति पे भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पहली बात यह है।
लेकिन जो माहौल है और जिस प्रकार की नाराज़गी केंद्रीय सरकार से और इस सरकार से भी है, इनके बुलडोज़र से, इनके जो जो इनके जातिवाद से, ये इन जो इनके पक्षपात से, और हमको तो हंसी आती है हर बार। योगी जी अभी से कह रहे हैं कि कांवड़ियों के, अभी कांवड़ियों की बात सुई आता सुन नहीं हुई, आज उनका बयान है कांवड़ियों की पर कोई अगर टिप्पणी करेगा तो उसको दंड दिया। अब ये बात क्यों कही गई है? ये सिर्फ ये है कि मुसलमानों को धमकी दी जा रही है इनडायरेक्टली। कौन कांवड़ियों को धमकी दे रहा है? कौन की कहानी को कौन कर रहा है? तो इनका जो व्यवहार है उससे जनता बहुत नाराज़ है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझ चुकी है। अभी तक इनका जो पैसा और धर्म के नाम पर, तो धर्म के नाम पर एक इनका सबसे बड़ा था धर्म, धर्म के नाम पर भी इनकी पोल खुल गई। तो अब कुछ बचा नहीं है। अब कुछ बचा नहीं है। जो धर्म के सहारे जो नाव पार हो जाती थी वो अब बचा नहीं है। लेकिन साम दाम दंड भेद तो इन्होंने ममता बनर्जी मतलब पश्चिम बंगाल में भी किया, वहाँ तो उन्होंने जिस तरह से बदला, चीज़ें बदली, तो यहाँ पर क्या कुछ अलग समाजवादी पार्टी करेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी ही अकेली पार्टी है जो यहाँ पर जिनके पास नीचे है। कांग्रेस से मिलके हम लोग मिल रहे हैं, सब मिलके लड़ रहे हैं और सबको बराबर सम्मान दे रहे हैं। कल अखिलेश जी में और उनमें बात हुई है और वो तय भी हो गया है, उनका नंबर भी, कौन कितनी सीटें किसे कहाँ दी जाएंगी, वो उनका लगभग तय हो चुका है। अच्छा उदय प्रताप जी, आखिरी में चंद पंक्तियाँ जो हालात हैं देश के उनको लेकर मैं चाहूँगा आप बताएं, जो भी आपकी फेवरेट हों। आप तो कवि हैं, मतलब हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। तो मैं तो है कि अभी समय है सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी, सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। पुराने दुनिया के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज़ देखो, महज तुम्हारे इशारे पे अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। चमन में कांटों की बदतमीज़ी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर एक शेर सुन लीजिए कि समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई कहानी, सितम की छाहों में सर झुका के कभी जवानी नहीं चलेगी। और किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल किसी की, जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। चमन में कांटों की बदतमीज़ी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नज़र मिलाओ, वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उदय प्रताप जी, आपने समय दिया। धन्यवाद। बहुत हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, तमाम देश में जो युवा पीढ़ी है उनके मन में सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर जो एक भावना है, आपकी क्या राय है? उदय प्रताप जी ने जिस तरह से बताया और उन बातों को लेकर भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।